समस्याओं की रात को सरकार तक पहुँचाई, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। तो मुख्यमंत्री जी ने सभी जगहों पर ध्यान रखा, चाहे सरकार में हमारी वाली की भागीदारी नहीं रही सरकार बनने, उसके बावजूद भी उस वाली को संभाग बनाया। संभाग बनाने से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गई, आज आईजी यहाँ पे बैठ गई, रीजनल कमिश्नर यहाँ पे बैठ गई, आने वाले समय में एडिशनल चीफ यहाँ पे इरिगेशन का बैठ जाएगा, एडिशनल चीफ यहाँ का विद्युत निगम का बैठ जाएगा, एडिशनल चीफ यहाँ पर PhD का बैठ जाएगा। तो जो काम की प्रगति है उसकी प्रति और आगे बढ़ेगी। तीसरी चीज रोजगार के अवसर की बात है, तो रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। हमने बात की यहाँ जो पहले डिस्कशन में बात आई, इंडस्ट्री यहाँ पे है कपड़ा उद्योग की इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग की इंडस्ट्री जो है उससे पोल्यूशन की जो समस्या है उसके साथ पीड़ित है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे उद्योग यहाँ पर हो जिससे पोल्यूशन नहीं हो, चाहे कपड़ा इंडस्ट्री चले लेकिन पोल्यूशन नहीं, और पोल्यूशन में इंडस्ट्री होगी तो किसानों को भी फायदा होगा, उनकी जमीन खराब नहीं होगी, नदी खराब नहीं होगी, पर्यावरण अनुकूल रहेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, विकास भी होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट की संभावना जो हमें दिख रही है वो रोहित है। गांधीपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन आवंटन का काम जारी चल रहा है। 2020 तक मेरे को लग रहा है कि उस काम को काफी आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी की सोच है और मुख्यमंत्री जी की वजह से ही रोहित को चुना है। और आज हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो स्थिति अलग की है या दिवाली की स्थिति, उसी रूप में आने वाले समय में रोहित खड़ा होता है। और इस रोहित में DMIC डेवलप होने के बाद मुख्यमंत्री जी कभी ये कहा करते हैं कि जोधपुर मेरा शहर है, पाली को मैं छोटा भाई मानता हूँ, छोटे भाई मानते हैं मुख्यमंत्री जी पाली को बहुत कुछ दिया। और जब रोहित डेवलपमेंट हो जाएगा पाली और जोधपुर एक ट्विन सिटी के रूप में डेवलप होगा, DMIC लगेगी। लेकिन कुछ समस्या किसानों के साथ में जो पैदा हुई है वो समस्या है कि किसानों की जमीन आज अधिग्रहित की जा रही है। उनके लिए जो गोचर ओढ़ की जमीन है जिसमें उनके पशु विचरण करते हैं, चलते हैं, हिरणों का कृषि वर्ग का काफी इलाका विचरण करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं क्योंकि भारत सरकार में प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं DMIC डेवलप हो, हमको तकलीफ नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान आगे पशुपालकों का, आगे किसानों का, आगे जो पर्यावरण का जो इस्तेमाल है, हिरणों का काफी साझा है, उसका ध्यान रखा जाए, गोचर ओढ़ छोड़ी जाए। और चाहे आबादी के बाद भी अगर कोई किसान ने अपना मकान बना दिया, घर में जगह नहीं है, तो आने वाले भविष्य को देखते हुए कि आबादी का विस्तार को आसपास रहने में रोकता। फिर ये है कि खासतौर से आप जमीन ले लोगे जिसके पास में कोई जीविका और बचत का कोई साधन नहीं होगा, हम कंपल्सेशन देंगे, उनको मुआवजा दे देंगे, लेकिन मुआवजा कितने दिन तक उनके पास में रहेगा। हम ये चाहते हैं कि उनकी किसानों की जो जिसकी जमीन ले रहे हैं वो उसकी डेवलपमेंट जमीन में उसकी हिस्सेदारी हो, रोजगार के अवसर है, वहाँ के किसानों के बेटों को वहाँ पर रोजगार की प्राथमिकता मिले और जो मुआवजा उनको दिया जाए DMC की दर को बढ़ाते हुए उनको मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों का रहने वाले लोगों का भी जीवन स्तर होगा। तो DMIC होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो 2020 का विजन लेके चल रहे हैं 2020 के विजन में चीजों को पूरा करेंगे अपनी ओर से। मैं थोड़ी दिन पहले की बात बताऊँ कि उन्होंने दिया बजट से पहले उन्होंने हमें बुलाया और बेटा उल्टे में एजुकेशन करता सुझाव हो, मैंने वहाँ मंच से मुझे मौका मिल गया तो आगे सलाह मैंने सुझाव से निवेदन किया था कि हमारे आज तक कोचिंग क्लासों का बहुत बड़ा रिवाज चल रहा है, जो लाइब्रेरी का है, बच्चे घर पे उनको प्राइवेट नहीं मिलता है पढ़ने की, जैसे अपने जगह जगह लाइब्रेरी खोली है, तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। गाँव में इस तरह का कल्चर अभी तक हुआ नहीं है, वो कोचिंग के लिए एक शहर आते हैं, किराए के मकान देते हैं, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि ब्लॉक स्तर पर डेवलप चल रहे हैं, सब ब्लॉकों की सरकारी लाइब्रेरी हो जहाँ बच्चे पढ़ सके, वहाँ पर उनको कोचिंग की किताबें मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने बजट में उस बात को पूरा, मुख्यमंत्री जी उससे आगे चलकर हर ग्राम पंचायत स्तर पर गांधी वाचनालय का काम शुरू किया। और ये मुख्यमंत्री जी का ही सोच है कि राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जिसमें शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू हुआ। और आज अभी हमने थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे जो गांधी वाटिका का निर्माण किया उसका शुभारंभ हुआ। तो 2030 तक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं से आज मुख्यमंत्री जी सुझाव मांग रहे हैं, पशुपालकों से मांग रहे हैं, किसानों से मांग रहे हैं, व्यापारियों से मांग रहे हैं, रोज वो 2-3 जगहों में जाके लोगों के संवाद कर रहे हैं। तो ये समाज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी हमेशा यही कहते हैं डायलॉग चलता रहना चाहिए। और पहली बार वो पार्टी से इस तरह के बजट से पहले सुझाव मांगते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों से सुझाव मांगते हैं, उसको बजट में शामिल करते हैं, बजट में शामिल करते हैं। तो इस बजट इतना अच्छा पेश हो रहा है, लोग सबको देखने को मिल रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री जी जन कल्याणकारी जो योजनाएं लाई है उस योजनाओं के सारे जो माहौल राजस्थान के अंदर बना हुआ है, जो डेवलपमेंट के उन्होंने काम किए हैं हारा, लेकिन उसके बाद हमने लिख के दिया कि हमारे कॉलेज के अंदर साइंस नहीं है, MSc नहीं, पाली की कॉलेज में उन्होंने MSc दी, हमने कहा MA हिंदी नहीं है, उन्होंने MA हिंदी दी, हमारी गर्ल्स कॉलेज में
30-40 किलोमीटर पानी का परिवहन होता है। हमने निवेदन किया कि साहब जवाई में जो पानी बारिश का रहेगा, तो जवाई में जब पानी नहीं होता तो हमारे पास में पानी का दूसरा रिसोर्स नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने तो दूसरा प्रोजेक्ट हमारे से पूछा, तो हमने जब प्रधान जी हमारे साथ थी, हमने कहा था जोधपुर से इंदिरा गांधी के हाथ में नई पाइपलाइन के जरिए गोरखपुर पानी पहुंचाया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 37 करोड़ रुपए की थी। आज पाइपलाइन का काम अंतिम चरणों में 8-10 दिन 15 दिन के अंदर पाइपलाइन लग जाएगी और जो समस्या ट्रेन चलाने टैंकरों की नौबत अब वाली जिले में कभी नहीं आएगी। ये मुख्यमंत्री की सोच है। और 2023 में 2030 का विजन लेके चल रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2030 का विजन 2027 जाके पूरा हो जाएगा और विजन पूरा होते जनता खुशहाल होकर वापस अगले चुनाव में कांग्रेस को देखेगी। ठीक है, हमारे साथ अभी उमा चौधरी जी भी हैं। आप चूंकि पार्षद हैं या कांग्रेस के पार्षद हैं, सवाल ये होता है कि आप बीजेपी पर आप किस तरह से डेवलपमेंट देखते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत जी ने क्या ऐसे काम करवाए आपके एमएलए के माध्यम से, जिससे निकाय के माध्यम से जो डेवलपमेंट हुए, क्या किसी तरह का भेदभाव नजर आया कि इसमें, क्योंकि एक मुख्यमंत्री पूरे परिवार का मुखिया होता है, ये राजस्थान का मुखिया होता है। भले यहाँ पे बोर्ड बीजेपी का हो, लेकिन अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे बजट देने में कोई कंजूसाई नहीं करी है और उन्होंने पाली में इतना विकास किया है, इतना बजट दिया है। जो मुख्य द्वार की जो रोड है, चाहे अपन जयपुर सारे से उधर से एंट्री लो, चाहे अपन जोधपुर सारे उधर से एंट्री लो, चाहे अपन सुबेरपुर से आ रहे उधर से एंट्री लो, सारी रोडों के लिए इतना अच्छा बजट दिया है और रोडें बन भी चुकी है लगभग, वर्तमान नहीं बनी उनका कार्य चल रहा है। और अशोक गहलोत जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे हमारे यहाँ एमएलए नहीं हो, चाहे हमारा बोर्ड नहीं हो, तो भी उन्होंने खुले हाथों से यहाँ पे बजट दिया और उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हम पार्षदों को भी काम करने का मौका मिला। हम जनता को भी कह सकते हैं कि हमारे अशोक गहलोत जी ने इतना बजट दिया, उससे हम ये काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने शहरी रोजगार दिया, उसके लिए सिटी से हमारे वार्डों से जो महिलाएं काम कर रही हैं वो दिन भर घर बैठी थी, आज वो दिन भर 4 घंटे 5 घंटे काम के लिए जाती है, तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो मेहनत करके पैसा लाती है और अपना घर चलाती है। तो हम लोगों के लिए और जो पाली की जनता है और शहर की जो जनता है उनके लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया, बहुत ही अच्छा बजट दिया है पाली के अंदर कि हम सब बहुत पार्षद और सब बहुत खुश हैं। सुनीता जी, आपसे मेरा सवाल है कि लगातार इस बात को लेकर हमला है, क्योंकि आप राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं कि प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार क्या कहेंगे इस पर, क्या रिपोर्ट जारी होने लगी इस वजह से, या विपक्ष पूरा उस पर हमलावर होने के लिए सरकार कर सके? मैं आपको कहना चाहती हूँ कि विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दे नहीं हैं। इस मुद्दे को जो उन्होंने उठाया है वो बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स ज़्यादा जरूर आ रही हैं, लेकिन हमारे महिला आयोग के अंदर जिस तरीके से केस आते हैं, आज हमने 418 केसों को निष्पादन किया है और उसके अंदर सबको न्याय मिला है। और जो केस झूठे थे उनमें भी हमने महिला आयोग ने पहल की है कि झूठे केसों के अंदर कोई निर्दोष व्यक्ति फंस न जाए, उसको देखते हुए उस न्याय की कुर्सी पर बैठकर हमने उन पुरुषों को भी न्याय दिलाया है महिला आयोग के अंदर कि जिनके 376 धारा लगा के उन लोगों को फंसाया गया था। और हमने पूरे दोनों पक्षों को बिठाकर और न्याय कर और महिलाओं को भी न्याय दिलाया वहाँ पर और पुरुषों को भी न्याय दिलाया। विपक्ष जिस तरीके से गलत प्रचार कर रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जहाँ पर भी देखो महिलाओं को हथियार बनाकर और गलत धार्मिक प्रचार कर रहे हैं कि महिलाएं राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि यूपी के अंदर जिस तरीके से प्रचार करते हैं, यूपी जाकर देखें कि किस तरीके से दलित महिला के बच्ची के साथ अत्याचार हुआ और उसके हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए, क्यों उसको जला दिया गया, क्यों उसके साक्ष्य पेश नहीं किए। तो मैं विपक्ष बीजेपी सरकार को कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अपने गिरेबान में झांककर देखें और राजस्थान जिस ऊंचाइयों को पहुंच रहा है, 2030 मिशन लेकर जो महिलाओं के साथ और पूरे देश प्रदेश का विकास होता रहा है, उनकी बोटी बंद हो गई है, उनके पास राजस्थान के अंदर कुछ बोलने के लिए नहीं है। महिलाएं जिस तरीके से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के अंदर रोजगार के माध्यम से आगे पहुंच रही हैं, वो आज आप सब देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष जिस तरीके से प्रचार करेगा, आने वाले 2023 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, महिलाएं जो उनको बताएगी कि राजस्थान की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जितना
उन्होंने कभी नहीं रखा। महिलाएं स्मार्टफोन योजना ले लीजिए, आप चिरंजीवी योजना ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, जिस तरीके से महंगाई राहत केंद्र के अंदर महिलाएं आई, चूंकि मैं हर क्षेत्र के हर कैंप के अंदर महिलाओं के साथ वहाँ पर उपस्थित थी। महिलाओं के मुंह से जो राजस्थान सरकार के लिए निकला है वो कहने लगी है कि हमें अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। विधवा पेंशन जो 700 से 1000 हो गई है, उनका उन्हें लाभ मिला है। और तो और महिलाएं, एक महिला जो ग्रामीण क्षेत्र से आई, उन्होंने मुझे बताया कि 5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ रुपए पशुओं को मार दिया है, और राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त 2023 से 29,99,000 करोड़ अशोक गहलोत जी सरकार ने जो महिलाओं को दिया है। तो जो महिलाएं परिवार की धुरी होती है, क्यों कि पुरुष तो कमाने चला जाता है, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी सारी महिलाओं पर होती है। तो उस बजट को लेकर महिलाएं बहुत खुश है, क्योंकि हमारा घर भी हम अच्छे से चला सकते हैं और पशुओं का जिस तरीके से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं सबसे बड़ी बात है दुखी थी कि कभी एक्सीडेंट के अंदर उनके पति की मौत हो जाती थी, तो उनके कमाने का साधन नहीं। यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनके मन की पीड़ा को समझा, और जो चिरंजीवी योजना में जो बीमा योजना लेकर आए हैं वो उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध साबित हुई। क्योंकि विधानसभा चुनाव जो कुछ दिनों में रखने की बच जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था कि यहाँ पर पाली जिले में 6 विधानसभा सीटें, 1 निर्दलीय, 5 बीजेपी, क्या ऐसे प्रयास कांग्रेस को करने चाहिए जिससे कि उनका बढ़े, सीटें बढ़े? यहाँ पर क्या वजह ऐसी रही कि कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ गई? देखिए, कहीं भी हमारे लिए भी दुख की बात है कि सरकार के अंदर हमारी भागीदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने पाली का पूरा मान लिया। और आने वाले समय में जो पाली जिले में जो पिछले लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से चुनाव होंगे, उसमें हमारी 6 सीटें, और ऐसे जिले की बात करें तो हमारी 1 सीट कम होकर ब्यावर के अंदर चली गई बता रहा, लेकिन चुनाव जब होंगे तो वो भी पाली जिले में होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी के सब लोगों को एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं कई बार ये कहता हूँ, क्योंकि मैं 95 में ये सवाल इसलिए उठता है कि जोधपुर में 10 सीटें हैं, लेकिन जोधपुर में कांग्रेस का वर्चस्व है, लेकिन पाली आप छोटे भाई नहीं है। और जहाँ हम बैठे हैं, इसी 80 से 85 में लास्ट में से कांग्रेस के एमएलए रहते हमारे कल रहता 85 के बाद मैं ये कह दूं कि 85 मेरी उम्र 4-5 साल की होगी, तो हमारी उम्र के लोगों ने कांग्रेस का एमएलए नहीं देखा। ये हमारे लिए दुर्दैवी की बात है। हम ये प्रयास करें कि भरपाई कैसे हो, तो पूरी उम्मीद है कि हम एकजुटता से लड़ेंगे। कि मैं मेरी बात कर सकता हूँ, मैं 95 में एनएसयू कांग्रेस में भी दायित्व का निर्वहन किया। पार्टी ने मुझे पंचायत राज चुनाव में, नरेगा के चुनाव में भेजा, मैंने ईमानदारी से काम किया। मुझे गुजरात चुनाव में भेजा, गहलोत साहब ने 2017 में वहाँ पे मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया, 2022 में भेजा, महाराष्ट्र के चुनाव में अंधेरी वेस्ट में मैं बोलूँगा। हमने जहाँ भेजा ईमानदारी से प्रयास किया, और जिस दिन से समझ ली, जिस दिन से वोट देना शुरू किया, कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आया, हमने उसकी मदद की पूरी तरह से। ये हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बनता है, उसी का फल है। अशोक गहलोत जी एक साधारण किसान के परिवार के बेटे को, जो पोल्यूशन के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने वाला था, उसको बुला के पाली जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसका कोई जाति का आधार है, वहां से उनको चुनाव का प्रत्याशी बना के भेज दिया। हार गया चुनाव, उसके बावजूद 5 साल तक पूरा लाड और प्यार रखा, हमारा समय रखा। हम दूसरों से भी यही अपील करते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाने की बात करता हूँ कि आप किसको टिकट मिलेगा, इसकी चिंता करो। कांग्रेस का जो निशान है, जो सिंबल है, हाथ का निशान, जो कांग्रेस का 3 रंग का झंडा है, वो अजर है, अमर है। हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हमारा ये हाथ का निशान किस तरह से जीते, हमारा तिरंगा झंडा जो कांग्रेस का 3 रंग का है, वो किस तरह से जीते। जब सबकी ये सोच हो जाएगी तो कांग्रेस के शब्द जो जीतेगी, तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको ये सिनेरियो बदला हुआ दिखेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने काम करा है। सरकार ने एमआरसी कैंप के लिए काम करा है, स्मार्टफोन के लिए काम कर रहा है, डेवलपमेंट की स्कीम के रूप में सड़कें बन रही है। जिस पाली कॉन्स्टिट्यूंसी में रोहित आधा भाग आता है, उस रोहित के अंदर सड़कों की स्थिति क्या थी, आज एक डीएमएफटी बना हुआ है, जिसका कोई नाम भी नहीं सुनता था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस। मुख्यमंत्री ने उसका मेरे को बना है, हमने 25 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के डेवलपमेंट के लिए आए। कॉलेज रोहित के अंदर बन रही है, हमारी जो मिसिंग सड़कें 40 गाँव में नई सड़कें बन रही है, वो कैसे खुल गई, पुलिस थाना नया बन गया,
कॉलेज के अंदर फैकल्टीज खुल गई, शहर की सड़कें बन रही है, मेडिकल कॉलेज हो गई है। हमारा हॉस्पिटल जो रेफरल हॉस्पिटल कहलाता था, वहाँ पे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी की यूनिट तक होगी, मेडिकल कॉलेज के पास एक बड़ा सा अस्पताल बन रहा है। ये सब चीजें और हम लोग की मुख्यमंत्री जी को आदर्श मानते हुए उन्होंने कोविड के अंदर जो काम किया, उन्होंने कभी डॉक्टर से बात की, कभी नर्सिंग कर्मचारी से बात की, कभी सोशल एक्टिविस्ट से बात की, कभी संत महात्माओं से बात की, कभी राजनेताओं से बात की, और कभी हमारे जैसे लोगों को भी उन्होंने टेलीफोन करके हमारे विचार संभाल लिए। और पहले तो खुद की तबीयत के बारे में पूछा, आप कैसे, फिर ये कहा क्योंकि आप ये आपदा का समय है, इसमें सब कुछ छोड़ के लोगों की सेवा के लिए खड़े। हम लोगों ने भी कोविड में चाहे राशन की किट दे रहे हो, मास्क वितरित कर रहे हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ अस्पताल कोविड के